दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले सूचना है कि एक सप्ताह और बढ़ सकता है कोरोना कर्फ्यू। लिखा हुआ कि संक्रमण का फैलाव कम करने के लिए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू कम से कम एक सप्ताह और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। पंचायत चुनाव के बाद गांवों में संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। कर्फ्यू हटाने पर गांवों में संक्रमण में और तेजी आ सकती है। वहीं 14 मई को ईद का त्यौहार है। ऐसे में कोई खतरा न लेते हुए कोरोना कर्फ्यू एक सप्ताह और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि 10 मई के बाद कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जाएगा। उसमें कुछ सख्तियां भी बढ़ाई जा सकती हैं। बिना कोरोना कर्फ्यू पास के अनधिकृत रूप से घर से निकलने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि यूपी में 30 अप्रैल के बाद से ही आंशिक कोरोना कर्फ्यू है। इसका असर यह हुआ कि कोरोना के सक्रिय मामलों में 60,000 की कमी आ गई है और जब से वीकेंडली लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा हुआ है तो इसके जो प्रभाव है वो भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं उनमें कुछ कमी आई। कोविड ड्यूटी से जुड़े सभी कार्मिक 50 लाख की योजना के दायरे में आएंगे। लिखा कोरोना योगी सरकार ने साफ कह दिया कि कोविड ड्यूटी से जुड़े सभी कर्मचारी 50 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता योजना के दायरे में आएंगे। यानी क्वारंटीन सेंटर की स्थापना व रखरखाव, प्रवासी श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन जैसे विभिन्न तरह के प्रत्यक्ष और परोक्ष कार्य से जुड़े सभी कर्मी इसके दायरे में आ गए हैं। ये व्यवस्था पिछले वर्ष कोविड महामारी की शुरुआत से लागू मानी जाएगी। राजस्व विभाग का कोविड-19 के रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिए कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु पर उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता संबंधी शासनादेश था, लेकिन इसमें कोविड ड्यूटी को लेकर के स्पष्टता का अभाव था। इसके चलते ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाने वाले कई कार्मिकों के परिजन यह सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे। अगली सूचना है डीआरडीओ की नई दवा हराएगी कोरोना को। इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसी के बारे में यहाँ सूचना है। लिखा कोरोना महामारी के कहर के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की नई दवा ने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की नई उम्मीद दी है। डीआरडीओ की इस नई कोरोना रोधी दवा का इस्तेमाल आपात स्थिति में कोरोना संक्रमित मरीजों पर किया जाएगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने डीआरडीओ की 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2-डीजी नाम से विकसित इस दवा को मंजूरी दे दी है। इस दवा से कोरोना संक्रमित मरीजों में ऑक्सीजन की कमी की चुनौती को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। डीआरडीओ ने यह जानकारी दी है। डीआरडीओ ने यह भी बताया है कि यह दवा एक पाउडर के रूप में सैसे में आती है जिसे पानी में घोल कर दिया जा सकता है। डीआरडीओ के रिसर्च लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एंड अलाइड साइंसेज यानी इनमास में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद के सहयोग से विकसित इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा है। ट्रायल के दौरान दवा लेने वाले लोग बड़ी संख्या में आरटी-पीसीआर टेस्ट में निगेटिव पाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह दवा देश में ही बनेगी और लिखा है कि खास बात यह है कि 2-डीजी जेनरिक दवा है और इसे देश में बड़ी मात्रा में आसानी से बनाया जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते गंभीर स्थिति का सामना कर रहे मरीजों के हालात को देखते हुए यह दवा भविष्य में इस हालात को रोकने में काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। वहीं पर ऑक्सीजन के वितरण को लेकर के बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, उसके बारे में सूचना की सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले ली। ऑक्सीजन वितरण की व्यवस्था 12 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई है जिसमें 10 डॉक्टर विशेषज्ञ होंगे और सरकार के भी 2 सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन संकट को देखते हुए 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की जरूरत पर नज़र रखेगी और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को वैज्ञानिक व व्यवहारिक वितरण की सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स को एक सप्ताह में ऑक्सीजन वितरण के इंतजाम बेहतर बनाने के सुझाव देने के निर्देश दिए हैं। देश के 10 जाने माने डॉक्टर विशेषज्ञों के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव इसके पदेन सदस्य होंगे। वहीं कैबिनेट सचिव सदस्य सचिव होंगी। इसका शुरुआती कार्यकाल 6 महीने का होगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ व जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने टास्क फोर्स पूरे देश के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की जरूरत, उपलब्धता व वितरण के आधार पर मूल्यांकन करेगी। महामारी में सेहत की चुनौती का वैज्ञानिक विशेषीकृत ज्ञान के आधार पर इसका निस्तारण इसका मकसद है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ बयान भी छपा हुआ है कि मानवीय त्रासदी से जूझ रहा है देश, इसलिए इसका गठन जरूरी है। वहीं गिरफ्तारी के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का बयान है यहाँ पर कि जब जरूरी हो तभी गिरफ्तार करें पुलिसकर्मी किसी को। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि पुलिस को फिलहाल 7 साल से कम सजा के मामलों में यदि बहुत जरूरी नहीं है तो आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए कैदियों को कुछ समय के लिए रिहा करने के लिए भी कहा है। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का टलना तय है। परीक्षा स्थगित करने के लिए यूपीएचईएससी
जल्द बुला सकता है। बैठक प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए प्रस्तावित परीक्षा का टलना तय माना जा रहा है। कोविड-19 के कारण उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप नहीं दे सका। यहां तक कि अभी परीक्षा केंद्र भी तय नहीं हुए। ऐसे में परीक्षा स्थगित करने के लिए किसी भी दिन यूपीएचईएससी की बैठक बुला करके निर्णय लिया जा सकता है। यहाँ पर यूपीएचईएससी के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, उनका बयान भी छपा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में 26 मई से परीक्षा आयोजन करा पाना मुश्किल है। आयोग जल्दी ही परीक्षा तिथि को लेकर के कोई निर्णय लेगा और आधिकारिक रूप से अभ्यर्थियों को इसकी सूचना दे दी जाएगी। अगली सूचना है काशी विद्यापीठ में अध्यापकों की भर्ती की। लिखा है अब नए सिरे से होगा शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन। 3 साल में भी पूरी नहीं हो सकी काशी विद्यापीठ में चयन की प्रक्रिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अब नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा। दोनों विश्वविद्यालयों में 100 से अधिक रिक्त अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया करीब 2-3 साल पहले शुरू की गई थी। अध्यापकों की नियुक्तियों के लिए आवेदन भी मंगा लिए गए थे। इसके बावजूद भी चयन प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है। संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापकों के रिक्त 73 पदों के लिए जनवरी 2019 में ही आवेदन मांगे गए थे। इसमें 11 प्रोफेसर, 6 एसोसिएट प्रोफेसर, 60 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। वहीं अब तक महज 13 अध्यापकों की नियुक्तियां ही हो सकी हैं। अगस्त 2020 में दोबारा चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन राजभवन के आदेश पर साक्षात्कार अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राजभवन से अनुमति नहीं मिलने के कारण कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल साक्षात्कार नहीं बुला सकी। अब उनका 3 वर्ष का कार्यकाल 23 मई को समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार काशी विद्यापीठ में अध्यापकों के 73 पदों के लिए जुलाई 2020 में आवेदन मांगे गए थे। तो कुल मिलाकर के अब इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो फिर से आएगा और तभी ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो आगे बढ़ पाए। अगली सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। लिखा बीसीए, एमसीए और पीजीडीसीए की बैक परीक्षा 15 मई से होंगी। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने आखिरकार बीसीए की बैक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। साथ ही एमसीए और पीजीडीसीए की भी परीक्षा कराई जाएगी। दैनिक जागरण में बीसीए छात्रों की व्यथा प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद 15 मई से ऑनलाइन 2 पालियों में परीक्षा कराए जाने का फैसला किया गया है। बीसीए के सत्र 2017-20 की बैक पेपर परीक्षा 1.5 साल में करीब 8 बार स्थगित की गई है। छात्रों ने करीब 50 बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर के बताया कि वह उत्तीर्ण हो चुके हैं। 5वें सेमेस्टर में एक विषय में बैक लगने के बाद उनकी परीक्षा बार बार स्थगित की जा रही है। सीबीसीएस नियमों का हवाला देकर यह भी बताया गया था कि अंतिम वर्ष के किसी भी सेमेस्टर में बैक लगने पर 45 दिन के भीतर परीक्षा कराने का नियम होता है। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुछ और भी सूचना है कि जैसे किस तरीके से विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। ग्रेजुएशन के लिए 7% अतिरिक्त अंक के साथ प्रोन्नत होंगे छात्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत कॉलेजों में अध्ययनरत स्नातक छात्रों के लिए फार्मूला तय हो गया है। हर प्रश्न पत्र के लिए अलग होगी व्यवस्था। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों में सत्र 2020-21 में प्रोन्नत किए गए स्नातक पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए आखिरकार फार्मूला तय कर दिया गया है। 7% अतिरिक्त अंक के साथ छात्रों को प्रोन्नत करने पर अंतिम मोहर लग गई है। यह फार्मूला इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। हालांकि अभी तक परा स्नातक के लिए कोई फार्मूला तय नहीं किया गया है। असल में परीक्षा समिति की बैठक में स्नातक द्वितीय वर्ष को प्रोन्नत किए जाने और तृतीय वर्ष वालों को बगैर परीक्षा उत्तीर्ण करने का निर्णय ले लिया गया है। अंतिम सूचना, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए डीएलएड बीटीसी के प्रशिक्षु कर रहे हैं ऑनलाइन धरना। हाल ही में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के द्वारा बंगाल में न्याय के लिए ऑनलाइन धरना देकर फेसबुक पर पोस्ट किया गया था, जिसके तर्ज पर डीएलएड के अध्यक्ष रजत सिंह के द्वारा प्रशिक्षुओं को भी शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन धरने के लिए आह्वान किया गया है। जिसके तहत उत्तर प्रदेश के तमाम प्रशिक्षुओं द्वारा ऑनलाइन धरना देकर के सोशल साइट ट्विटर और फेसबुक पर फोटो अपलोड करके रोजगार के लिए आवाज़ उठाया गया है। रजत सिंह का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से जमीनी स्तर पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपना विरोध जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाया जा सकता है। और जैसे ही इस महामारी से स्थितियां ठीक होने लगेंगी, वैसे शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश व्यापी धरना रखकर विज्ञापन जारी करवाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता है तो इसका परिणाम आगामी विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं की संख्या 8 लाख के करीब है, जो सरकार बनाने और गिराने के लिए एक बड़ा वोट बैंक है। बात केवल डीएलएड बीटीसी की नहीं है, चाहे वो बीएड के अभ्यर्थी हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कोई भी अभ्यर्थी हों, सभी विद्यार्थी सरकार की जो रोजगार विरोधी नीति है उससे परेशान है। फिलहाल विद्यार्थी जिस तरीके से डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी बंगाल में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं और उसके विरोध में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उसी तरीके से छात्र भी उसी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ऑनलाइन।
और उन्हीं को ट्वीट में टैग भी कर रहे हैं। बहुत सारे समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के सूचना है। लिखा बीजेपी की धरने ने दिखाया रास्ता, यूपी के शिक्षक अभ्यर्थियों ने खोला मोर्चा और इसी तरीके से विद्यार्थी लगातार अपने अपने घरों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।